सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों के बीच भारत की बढ़ती रक्षा क्षमता पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा और पत्रकार टीना झा। भारतीय सेना और हमारे सशस्त्र बल हमेशा से हमारे देश की ताकत और भरोसे का सबसे बड़ा स्तंभ रहे हैं। चाहे कन्वेंशनल वॉर हो, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हो या फिर किसी आपदा के समय लोगों की मदद, हर चैलेंज में हमारी फोर्सेज ने प्रोफेशनलिज्म, हिम्मत और देशभक्ति दिखाई है। आई एम हैप्पी टू नो दैट। नई दिल्ली में हुए चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि पूरी दुनिया का माहौल तेजी से बदल रहा है, पावर सेंटर्स बदल रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी युद्ध का तरीका बदल रही है और साइबर और स्पेस जैसे नए मोर्चे अब सुरक्षा का बड़ा हिस्सा बन गए हैं। It gives me immense pleasure to be amongst you at the third edition of the Chanakya Defense Dialogue. It is good to know that eminent members of the strategic community, academia and industry and the stakeholders will deliberate upon issues that have shaped the security landscape of our nation. The Indian Armed Forces have exemplified professionalism and patriotism in guiding the sovereignty of the India. During every security challenge, whether conventional, counter-insurgency and humanitarian, our forces have displayed remarkable adaptability and resolve. The recent success of Operation Sindoor stands as a defining moment in our counter-terror and deterrence strategy. उन्होंने ये भी कहा कि भारत वसुधैव कुटुंबकम वाली सोच रखता है और इसके साथ साथ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता भी बनाए रखता है। राष्ट्रपति ने सेना के डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की सराहना की, जिसमें आर्मी खुद को फिर से संगठित कर रही है, अपने सिद्धांतों को अपडेट कर रही है और आधुनिक हथियारों और टेक्नोलॉजी के साथ खुद को फ्यूचर रेडी बना रही है। ये सब भारत के डिफेंस सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता की दिशा में बहुत अहम कदम है। Beyond its operational role, the Indian Defence Forces remain a pillar of national development. Apart from strengthening our frontiers, they have also helped in border area development through infrastructure, connectivity, tourism, and education. The Army is transforming itself through quantifiable, deliverable under the decade of transformation. It is reforming structures, reorienting doctrines, and redefining capabilities to the future-ready and mission-capable across all domains. These defense reforms will help in making India self-reliant. The Army is investing in youth and human capital. It is instilling patriotism in youth through education, NCC expansion, and sports. दुनिया में सुरक्षा खतरे जिस तेजी से बदल रहे हैं, ऐसे समय में भारत की सबसे बड़ी डिफेंस प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए और हमारी सेनाएं भविष्य की चुनौतियों से आगे बढ़ने के लिए किस तरह से तैयारी कर रही हैं, यही समझने के लिए आज हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा, रिटायर्ड जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। जनरल चोपड़ा, आकाशवाणी में आपका स्वागत है। जय हिंद। जय हिंद। आपने राष्ट्रपति को चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025 में बात करते हुए सुना। वो कह रही थी कि दुनिया तेजी से बदल रही है, नई टेक्नोलॉजी, साइबर स्पेस, पावर शिफ्ट्स, ऐसे दौर में भारत की सुरक्षा प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए? भारतीय सुरक्षा की जो रणनीति है, वो भारत की जो थ्रेट्स हैं वो मल्टी फेसेट और डाइवर्स है। सबसे पहले जो एक्सटर्नल थ्रेट है, सबसे बड़ी जो हमारा एडवर्सरी है वो चाइना है। चाइना हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे है। वो हमारे जो है लद्दाख में और अरुणाचल प्रदेश में बहुत टेरिटोरियल क्लेम्स करता है। वो मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाता है और हिस्टोरिकल क्लेम्स भी निभाता है। उसके साथ साथ पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर, टेररिज्म वॉरफेयर, वो आपको मालूम है, जिसके वजह अभी जो पहलगांव में अटैक हुआ था उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ था, तो हम उसको करारा जवाब भी दे रहे हैं। उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मैरीटाइम सिक्योरिटी, हमारा बहुत वाइड कोस्ट है, साथ ही साथ हमारा बहुत जो ट्रेड है वो सी रूट से होता है। इसके ऊपर जो एक और बहुत बड़ा मुद्दा है वो इंटरनल थ्रेट्स है, जिसमें टेररिज्म है। जैसे अभी आपने देखा था दिल्ली में लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ था, और इसके ऊपर जैसे राष्ट्रपति जी ने भी बोला है कि साइबर थ्रेट और स्पेस थ्रेट जो कि इमर्जिंग थ्रेट्स है, स्पेस बेस्ड एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये हैं, हमें इसकी डेवलप करने की काबिलियत रखनी चाहिए। एनर्जी सिक्योरिटी
क्योंकि हम हमारी 80% एनर्जी इंपोर्ट होती है, वो भी हमारी एक बहुत बड़ी है। तो हमारी इन चुनौतियों के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइज करें। इन गैदरिंग और शेयरिंग के लिए हम अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाएं और जो हमारे सहयोगी देश हैं उनसे आज भी बातचीत करें। तो बिल्कुल। ये तो ये बहुत दो भारी तीन चुनौती सुरक्षा है। खतरे जो आपने अभी बताए जनरल, इन मल्टीपल फ्रंट्स पर जो चुनौतियां अभी भारत के सामने हैं, उनसे निपटने के लिए भारत की अभी मौजूदा स्थिति में क्या रणनीति है? देखिए, सबसे पहले तो हमने अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को मॉडर्नाइज किया है, चाहे वो आर्मी हो या नेवी हो या एयरफोर्स हो या फिर बीएसएफ सीआरपीएफ हो, जो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी में भी काम आती हैं। उनको हमने काफी टेक्नोलॉजिकल अडॉप्ट किया है। सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाहता हूँ, जिसको कहते हैं हमारे पास क्रेडिटेबल डेटरेंस होना चाहिए, क्योंकि क्रेडिटेड अगर हमारे पास डेटरेंस है तो कोई देश, चाहे इंटरनल है एक्सटर्नल है, वो ये नहीं कोशिश करेगा कि हमारे को वो कुछ भी करे, क्योंकि उसको मालूम है, जैसे ऑप सिंदूर में आपने देखा ही है कि पाकिस्तान ने हमसे ट्राई किया टेररिज्म करके, हमने उसको मुंह तोड़ और करारा जवाब दिया और उसको घुटने टेकने पड़ गए। तो इसी तरह की हमें अपनी डिफेंस फोर्सेस को मॉडर्नाइज करना चाहिए। तो उसके लिए बहुत जरूरी है मॉडर्न वॉरफेयर में कि हम अपने आप को टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करें। ऑप सिंदूर में भी देखा है आपने, वेस्ट एशिया में भी देखा है कि आजकल जो टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर हो रहा है, बिना बॉर्डर्स क्रॉस करे हुए मिसाइल से, ड्रोन से ये अटैक्स हो रहे हैं। हमने जितने पाकिस्तान के टेररिस्ट बेसेस बर्बाद किए हैं या एयरफील्ड बर्बाद किए हैं, वो लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम से या लॉइटरिंग एमुनिशन जो कि ड्रोन से किए हैं। उसके लिए बहुत जरूरी है कि जैसे कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी ऑपरेशन सुदर्शन चक्र का अनाउंस किया है। बेसिकली ऑपरेशन सुदर्शन चक्र ये है कि हमें 24/7 360 डिग्री भारत के जितने भी बॉर्डर्स हैं वहां सर्वेलेंस रखनी पड़ेगी, निगरानी रखनी पड़ेगी, रडार, ग्राउंड बेस या एयरबोर्न सिस्टम या सैटेलाइट सिस्टम से। दूसरा, अगर कोई भी मिसाइल या ड्रोन आता है तो हमारे को इमीडिएटली रिएक्ट करके उसको काउंटर करना पड़ेगा और उसको दुश्मन के देश में ही बर्बाद करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे पास स्पेस बेस्ड सिस्टम होने चाहिए, मिसाइल सिस्टम होना चाहिए। और दूसरा, जो तीनों सर्विसेज हैं और आगे जैसे बढ़ेंगे, इवन जो हमारे जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं, उनको भी नेटवर्क के जरिए इंटीग्रेट किया जाएगा कि कोई भी डिटेक्शन होता है सर्विलेंस से, उसका रिस्पॉन्स हथियारों के जरिए दिया जा सके। बल्कि मेरा अगला सवाल इसी से मिलता जुलता है जनरल, क्योंकि आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये तय है कि भविष्य की जंग वो टेक ड्रिवन ही रहेगी। ऐसे में सैनिकों की ट्रेनिंग, उनकी स्किलिंग, फोर्स रीस्ट्रक्चरिंग, इन सब में जो जरूरी बदलाव हैं, आपको लगता है कि हम उस दिशा में सही कदम उठा रहे हैं? देखिए, कदम तो हम बहुत तेजी से लगा रहे हैं, पर वो भी तेजी अभी कम है। उसके लिए सबसे पहले तो हमें डिफेंस बजट में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। आज भी हमारा डिफेंस बजट 2% से कम है। जब तक फाइनेंस नहीं आएगा तब तक हम टेक्नोलॉजी को खरीद नहीं सकते या बना नहीं सकते, अब्सॉर्ब नहीं कर सकते, या हम जो स्टार्टअप्स को उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, मेंटर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ये जरूरत है कि थोड़ा बहुत डिफेंस बजट बढ़ाया जाए, जिससे कि हम रिसर्च डेवलपमेंट करें और इंडिजिनस इक्विपमेंट बढ़ाएं, जिससे कि इंपोर्ट्स कम हो जाए। जैसे कि आप देखा, लास्ट 10 सालों में हमने काफी इंपोर्ट्स कम किए हैं। जो आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम काफी हथियार या तो इंडिया में ही बना रहे हैं इंडिजिनसली, या फिर विदेशी ताकतों, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है और राफेल है, वो फ्रांस की मदद से बना रहे हैं। और धीरे धीरे हम टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्व कर रहे हैं कि मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट में काफी हथियार जैसे ए टैग्स है या रडार सिस्टम्स है, मिसाइल सिस्टम्स है, हम अपने देश में बना रहे हैं। छोटी छोटी चीजों की मैं बात कर रहा, ड्रोन्स के स्टार्टअप। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें खाली डिफेंस पीएसयू और डीआरडीओ पे निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमारी डिफेंस इंडस्ट्री, इनके साथ मिलजुल के हमें और तेजी से काम करना है, जिसके लिए दो चीजें जरूरी है, सिविल मिलिट्री फ्यूजन, और दूसरा है कि हमारे को फाइनेंसिंग इनकी बढ़ानी पड़ेगी, हैंड होल्डिंग स्पेशली ऑफ एमएसएमई, और ये जो स्टार्टअप्स हैं इनको बढ़ाना पड़ेगा, नर्चर करना पड़ेगा।
बिल्कुल, अभी वो जिस तरह के रोल में है उनको हमें मेन स्ट्रीम में लाना होगा और उनको इस तरह से स्ट्रेंथन करना होगा कि वो एक गेम चेंजिंग रोल में आ सके आने वाले समय में। लेकिन आपने डिफेंस बजट की बात की, क्या वही एकमात्र सोल्यूशन है या फिर जॉइंटनेस, एफिशिएंसी, बेटर प्रायोरिटाइजेशन, इन सब फैक्टर्स पर भी ध्यान देना होगा टू डिलीवर मोर वैल्यू गिवन द थ्रेट्स? और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हम अपनी प्रायोरिटीज को भी डिफाइन कर रहे हैं, तो क्या इन एस्पेक्ट्स पर भी हमें काम करने की जरूरत है? अभी क्या है, तीनों सर्विसेज और बाकी सीएपीएफ भी अपने अपने मुद्दों से काम कर रहे हैं, अपने अपने एम से, उद्देश्य से काम कर रहे हैं। एक कॉमन उद्देश्य होना चाहिए जिसके लिए जॉइंटनेस है। जॉइंटनेस आने से क्या होगा, वो जो है, जो हमारी रिडंडेंसी है या जो हम अलग अलग काम कर रहे हैं लॉजिस्टिक्स कम्युनिकेशन में, उसमें हम कॉमन इक्विपमेंट लेंगे और जो शेयरिंग बेसिस में, लर्निंग बाय शेयरिंग के बेसिस में काफी हमारी फाइनेंस की कमी होगी। उसके लिए ज्वाइंट ट्रेनिंग के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ज्वाइंट मैनशिप। स्पेशली हमें स्टार्ट करनी चाहिए ज्वाइंट मैनशिप 2 या 3 जगह पे। पहली तो है हमें कम्युनिकेशन में, जिसकी तरफ हम काफी तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। दूसरा लॉजिस्टिक्स में, बॉम्बे में नेवी का अलग है, एयरफोर्स का अलग है, आर्मी का अलग है, वहां भी ज्वाइन करके अगर हम कर सकते हैं तो पैसे की काफी बचत होगी। तीसरा है नेटवर्क्स में, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में, अगर हमारे कॉमन नेटवर्क्स होंगे तो उसमें भी काफी पैसे की बचत होगी। तो काफी इक्विपमेंट है जो सब सर्विसेज के लिए कॉमन होता है, तो हमें कॉमन होना चाहिए। उसी के लिए इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ या सीडीएस का लाया गया है। और अभी ये इवॉल्विंग प्रोसेस है, पर हम ज्वाइंटमैनशिप की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। पर फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज्वाइंट ट्रेनिंग, ज्वाइंटमैनशिप काफी हद तक हमने अचीव की थी ऑफ सिंदूर में, बट फिर भी वो अलग अलग सर्विसेज थी, सीडीएस काम कर रहे थे। पर अगर बिल्कुल ज्वाइंट हो जाएंगे तो और सिनर्जी भी होगी, पैसा भी बचेगा और हमारे ऑपरेशंस भी बेटर होंगे, हमारा रिस्पांस बेटर होगा। जनरल पर चोपड़ा, आप फिर एक भी वेटरन हैं, इस तरह के बदलाव को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए आपको क्या लग रहा है कि अभी मौजूदा हालात में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? कहीं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है या कहीं माइंडसेट चेंज की जरूरत है या ओवरऑल एक सिस्टमिक रिफॉर्म्स हैं जो हमें इमीडिएटली प्रायोरिटाइज करना होगा? देखिए, जो सबसे बड़ी बात है कि तीनों सर्विसेज को पहले कॉमन प्लेटफॉर्म पे आना होगा। थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, वो अभी रिजॉल्व हो रहे हैं, सीडीएस कर रहे हैं। और जहां भी देखा गया है टॉप डाउन अप्रोच एक दिन आ जाएगी, ऊपर से हुक्म आएगा कि भाई इन्होंने ऑलरेडी, आप देखे हैं, इन्होंने रूल्स रेगुलेशन जो भी इंटर सर्विसेज रूल्स हैं वो जो थिएटर कमांडर के नीचे कॉमन कर दिए हैं। वो भी एक डिसिप्लिन की बड़ी प्रॉब्लम होती है सिक्योरिटी फोर्सेस में, उन्होंने कॉमन रूल्स बना दिए हैं ज्वाइंट मैनशिप के लिए। तो उसकी तरफ हम अग्रसर कर रहे हैं, पर ये जितनी जल्दी हो उतना बेहतर है। तो ये सबसे बड़ी वन प्रायोरिटी है ज्वाइंट मैनशिप। और सेकंड प्रायोरिटी है साथ ही साथ आत्मनिर्भर इक्विपमेंट में। एंड जो थर्ड प्रायोरिटी है, ज्वाइंट ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ जैसे मैं बता रहा हूँ प्रायोरिटीज में, अभी आपने देखा हमने बिग 29 एयरक्राफ्ट को रिटायर कर दिया है, तो हमारी जो एयरफोर्स की स्ट्रेंथ है वो काफी कम हो गई है। तो हमें तेजी से तेजस को बनाना पड़ेगा, उसको टेक्नोलॉजी एब्जॉर्व करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ हमें, साथ ही जो हमने अभी ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि सिविल मिलिट्री फ्यूजन पे सिविल इंडस्ट्री के साथ मिलके हम 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर उसमें टाइम लगेगा, उसके लिए हमारे को अपने फ्रेंडली देशों के साथ, चाहे वो रशिया हो या यूएसए हो या फ्रांस हो, उनके साथ मिलके काम करने पड़ेगा। अगर हम इंपोर्ट नहीं करना चाहते तो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। साथ ही साथ बताना चाहता हूं कि शिप बिल्डिंग में इंडिया ने बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। अभी तक हम शिप्स सारी इंपोर्ट करते थे, अभी ये स्टेज आ गई कि हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत है टोटली इंडिजिनस है। और दूसरा, आर्मी के आप जैसे सिस्टम देखें, हैवी व्हीकल्स हम काफी बना रहे हैं, टैंक्स हम बना रहे हैं, रडार सिस्टम्स बना रहे हैं। बिल्कुल, तो कई तरह के बदलाव जो हैं पिछले कई सालों में हमने देखा है और जिनके रिजल्ट्स भी अब हम देख रहे हैं। जनरल चोपड़ा, आपके अनुभव और आपके मार्गदर्शन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। अभी आप सुन रहे थे वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों के बीच भारत की बढ़ती रक्षा क्षमता पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा और पत्रकार टीना झा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी की समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है
airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में